नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हब पर, जहां पर हम बात कर रहे थे आपके जनरल साइंस के टॉपिक आनुवंशिकता, जो हमारे लिए कई एग्जामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप जो है क्रैक करना चाह रहे हैं, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवारी, वीडियो, जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर कॉमनली हमारे टॉपिक आनुवंशिकता मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि आनुवंशिकता टॉपिक आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको आनुवंशिकता का टॉपिक मिलता है, लेकिन अपन यहाँ पे जो है बेसिक्स जो वनडे एग्जाम है उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसको जनरल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, न कि अपन सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको। तो अभी हम जो है आनुवंशिकता के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं, और जो बातें हम कर चुके हैं उसको अपन जो है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो है इसके बाकी के बचे हुए पार्ट है, उन पार्ट को के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर जो है पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के ऊपर पड़ी है उन सभी क्लासों को आप 5-5, 10-10 मिनट का टाइम दे के आप जरूर हमारे कंटेंट को समझें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप जो है हमारे साथ बने, हमें सपोर्ट करें, और हम आपकी तैयारी का वादा करते हैं आने वाले टाइम के अंदर आपकी सबसे पहले एलडीसी के लिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसके अंदर। तो एलडीसी के लिए आप जो है इस चैनल को बिल्कुल जो है अपने पास रखें, फ़ोन के अंदर संजो के रखें। चलिए बात करते हैं अपन टॉपिक की। देखिए, आनुवंशिकता टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने जो है बात करी थी सबसे पहले आनुवंशिकता के अंदर की दो चीज़ें होगी। आनुवंशिकता के अंदर क्या होगी? दो चीज़ें होगी कि भाई आनुवंशिक लक्षण जो हमारे हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं कि भाई एक तो बच्चा जन्म ले रहा है, उसके अंदर सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भाई ये जो है अपने पिता जैसा दिखता है या माँ जैसा है या वो है। लेकिन ये जनरली बातें तभी होती है जब बच्चा छोटा होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो कुछ कारनामे ऐसे करके आता है ना कि लोग उसके पीछे आते हैं कि भाई आपके बच्चे को संभालो, हमारे ये कर दिया उसने, हमारे ये कर दिया। तब घर से एक ही आवाज़ आती है, फिर कोई उसकी हाँ नहीं भरता, फिर घर से एक ही आवाज़ आती है, पता नहीं किस पे गया है ये। क्योंकि पहले जब छोटा होता है तब सब कहते हैं ये मेरे पे गया है, ये मेरे पे गया है, ये तो मेरे जैसा है, इसकी आदत तो मेरे जैसी है। लेकिन जैसे ही वो कोई कारनामा करता है फिर उसकी कोई हाँ नहीं भरता है, फिर सब ऐसे ही कहते पता नहीं ये तो किस पे गया, हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, तो ये जो है आनुवंशिकता, इसके अंदर दो चीजें देखेंगे। एक तो वंशागति है, हमारे वंश को जो प्रमोट करता है, या वंश की गति जो हमारे हैं कि भाई ये हमारे जीनोम है। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक है, और एक विविधता है कि आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण के बाद कुछ विविधताएं जरूर आती है कि हम एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं जैसे हमारे पिता है या जैसी हमारी माता है। एग्जैक्टली वैसे नहीं है, हमारे अंदर भिन्नता है, हमारी शकल सूरत वैसी नहीं है जैसे हमारे पिता की है। ठीक है, तो ये चीजें हमने आनुवंशिकता के अंदर बातें की थी। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो आनुवंशिकता है इसकी बेसिक फैक्ट्स है, जैसे मान लो फादर ऑफ जेनेटिक्स अपन किसको कहते हैं, आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं अपन। और उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई आनुवंशिकी जो शब्द है, जेनेटिक्स जो वर्ड है, वो मेंडल साहब ने नहीं दिया है, वो किसने दिया है? बैटसन ने दिया है, और बैटसन को हम आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक के बारे में भी अपन बात करते हैं, जो टी.एच. मॉर्गन है। कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। ठीक है, इन्होंने फल मक्खी पर प्रयोग किए थे। ठीक है, कभी अपन और पढ़ेंगे तो उसकी भी बात करेंगे अपन। ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अपन ने 2-3 बातें देखी थी कि भाई ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, एक चर्च के पादरी हुआ करते थे। इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आई और उन्होंने पूरा जो है अपना प्रयोग जो है उस चर्च के अंदर सफल किया था। ठीक है, लेकिन हालांकि इनके जिंदा रहते हुए तो इन नियमों को मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद जो है जब इसके ऊपर वापस से खोजें हुई थी, उसके अंदर इनके प्रयोग को मान्यता मिली थी। इन्होंने प्रयोग किया था उद्यान मटर के ऊपर। उद्यान मटर का हमने देखा था कि जो इसका साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है, और इन्होंने जो भी नियम दिए थे वो गणितीय स्वरूप के अंदर थे, गणितीय स्वरूप के अंदर इनके नियम थे। ठीक है,
और उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पे 1 वर्षीय पौधा है, ये जो उद्यान मटर है, उद्यान मटर के अंदर हमने देखा था कि भाई इन्होंने उद्यान मटर ही क्यों लिया, ऐसा क्या था कि भाई उद्यान मटर ही सेलेक्ट किया, कोई और पौधा ले लेते, खिजड़ी खजूर ले लेते कुछ, ठीक है। तो उद्यान मटर के लिए जैसा मैंने आपको पहले वाले पार्ट के अंदर भी बताया है, अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर उस पार्ट को पहले देखिए, उसके अंदर भी अपन ने बहुत शानदार चीजें जो है डिस्क्राइब की है, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये पौधा लेने के पीछे रीजन था कि भाई हमने कंपटीशन की बात की थी कि भाई कंपटीशन के अंदर अपन जनरली जो टारगेट लेते हैं अपन फटाफट से, हम क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी लग जाए, बस यही चाहते हैं अपन। ऐसा थोड़ी है कि मैं 5-10 साल तैयारी करूँ फिर मेरे को कोई नौकरी लगे, ऐसा थोड़ी चाहता। हम तो चाहते हैं कि 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी हो मेरी तो नौकरी लग जाए बस, ठीक है। क्योंकि हम कैरियर के लिए कर रहे हैं भाई, ये जो चीज़ है 2-3 महीने हमारे लिए, चाहे अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एलडीसी का जो है 5 या 6 जुलाई को एग्ज़ाम है उसका, है ना। तो उसके लिए अब कितना टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम बचा है, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई हम जितनी मेहनत हम करना चाहें वो कर लें, और हम जो उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन जो है इस पूरे ज्ञान के साथ उपस्थित हो और हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, यही चाहते। तो मेंडल साहब भी यही चाहते थे कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे को कोई रिजल्ट मिले, भाई मैं खिचड़ी लेके बैठ जाऊंगा तो मेरी जो पूछते हैं उनको भी इसके ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि ये प्रयोग यहाँ तक तो पहुंच गया है, अब आगे तुम करो, ठीक है। क्योंकि उसका जीवन काल बड़ा है ना। अब यहाँ पे क्या था कि मटर का जो पौधा था वो वार्षिक पौधा था, वार्षिक पौधा था, तो उसके रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये थी कि उभयलिंगी था ये, पौधों के अंदर भी जो है एक लिंगी पादप है तो उसके लिए अलग चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उभयलिंगी था तो इनमें सब चीज हमारे साथ शामिल थी। भाई उभयलिंगी है, एक ही पुष्प पर जो है स्त्रीलिंग और हमें पुंकेसर दोनों मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम स्वपरागण कराएंगे तो भी देख लेंगे कि भाई उससे कोई फर्क पड़ रहा है या पर परागण से कोई और अलग जो है चीजें हो रही है, ऐसा जो है दोनों स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। विपर्यासी का मतलब है जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे लंबा और बोना, हाइट के 2 लक्षण हैं, ठीक है। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ते हैं तब तो अपन और भी कई सारी बातें करते हैं कि भाई मेंडल साहब ने तो यही बताया था बोना और लंबा, इसके बीच वाले का क्या हुआ, कोई बीच में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लक्षण थे। देखो अभी हम जब पहले जनरल साइंस की बात करते हैं, अभी पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं अपन कि भाई पैटर्न ऐसा है हमारा कि कुछ चीजें तो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो अपन इतना कह के निकल जाते थे कि भाई 7 विपर्यासी लक्षणों पर इन्होंने बात की थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि 7 विपर्यासी लक्षण आपके कौन से थे वो जिन पर मेंडल साहब ने प्रयोग किया था या मेंडल साहब ने जो है उसकी बात करी थी। तो 4 तो आपको जो है इजीली याद हो जाएंगे, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है। अब दूसरी बात है कि पुष्प के बारे में, कि पुष्प का रंग कैसा है और पुष्प की स्थिति कैसी है, पुष्प का रंग कैसा है, पुष्प की स्थिति क्या है, और तने की लंबाई, तने की लंबाई, इन सभी के बारे में अपन ने बात करी थी, ठीक है। ये 7 विपर्यासी लक्षण है जिनको आप ध्यान रखेंगे कि ये 7 विपर्यासी लक्षण कौन से हैं जिन पर जो है मटर के पौधे पर अध्ययन किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई आनुवंशिक शब्दावली के अंदर जो ये आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर अपन पढ़ते थे इसके अंदर बहुत सारी आनुवंशिक शब्दावली आती है। तो इसके अंदर एक आता है आपका युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी मतलब एक युग्म है हमारे पास, ये क्या है, युग्म है। उस युग्मों को के अंदर एक जीन के विपर्यासी लक्षणों के युग्म को अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। जैसे ये हमने लिखा है ना टी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये इस तरह से ये युग्म विकल्पी है। इसमें एक जीन के 2 विपर्यासी लक्षण है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जीन के लिए थ्योरी याद रखिएगा आप कि एक जीन एक लक्षण, एक जीन एक लक्षण का मतलब है कि लंबाई का अगर जीन है तो वो लंबाई को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा उसके आकार को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखो हमने बात करी थी सम युग्मजी और विषम युग्मजी। अब ये जो युग्म विकल्पी है ना, इन युग्म विकल्पी के अंदर अगर समजात जीन है तो वो क्या है, सम युग्मजी है, और एक गुणसूत्र पर असमान जीन है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे विषम युग्मजी। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से अगर आता है तो ये विषम युग्मजी है। और ऐसा क्वेश्चन आपके अभी जो है ये रीड के अंदर शायद पूछा गया था कि यहाँ पे जो ये इस तरह के एग्जाम्पल के इसमें से कौन सा सम युग्मजी है, विषम युग्मजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो आपने बात करी थी कि भाई हमने जीन प्रारूप और फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और इसको हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, इसको हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी कि भाई जीनोटाइप का मतलब जो शरीर की जीनी संरचना है। भाई हम दिखने में सब एक समान है, हम दिखने में सब क्या है, एक समान है। भी देखने से पता लग रहा है कि ये भी मानव, ये भी मानव, ये भी मानव, सब एक समान ही है। तो वो तो हमारा लक्षण प्रारूप है, लक्षणों के हिसाब से अपन पहचान रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसके भी एक नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है। ठीक है, ये क्या है, लक्षण है हमारे कि एक मानव के अंदर ये चीजें होगी। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर वो हो सकता है कि मानव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लक्षण प्रारूप है जो शरीर की बाह्य आकारिकी को बताता है, शरीर की बाह्य आकारिकी को जो बताता है वो क्या है, आपके लक्षण प्रारूप है। ठीक है, और अगर अपन आंतरिक संरचना की देखेंगे कि भाई हमारे अंदर जीन अलग है, आपके अंदर जीन अलग है, और हमारा डीएनए अलग है। अब अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी तो वहां से पहचान हो जाएगी कि ये इस व्यक्ति का डीएनए है और ये इस व्यक्ति का डीएनए है। तो वो जीनी संरचना है हमारी, क्योंकि जीन आनुवंशिकता की इकाई है, डीएनए का एक खंड है जीन। ठीक है, तो ये जीनी संरचना है जो शरीर के आंतरिक संरचना को बताती है। उसके बाद देखो प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक के अंदर बात की थी हमने, जिसके ऊपर अभी अपन स्टडी करेंगे इसको प्रभाविता के नियम के अंदर कि भाई ये प्रभावी कारक का मतलब होता है कि जो कारक F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं, और जो जीन F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी कारक होते हैं। अब यहाँ पे ये कारक का मतलब जीन ही है, क्योंकि मेंडल साहब जब प्रयोग कर रहे थे उस समय जीन शब्द हमारे पास नहीं था, जीन शब्द बाद में आया था जो जॉनसन ने दिया था। मेंडल साहब ने जीन को कारक ही कहा है, और ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा है, कारक कहा है, जीन को क्या कहा है, कारक कहा है। ठीक है, तो ये अपन ने जो है आनुवंशिक शब्दावली की बात यहाँ पे की थी। उसके बाद हमने जो है एकल संकर संकरण के अंदर एक लक्षण की वंशागति के लिए कराया गया संकरण जो है वो एकल संकर संकरण कहलाता है। इस तरह की बात हमने की थी। एक लक्षण हमने लिया था लंबाई, कि भाई टी लंबा है और स्मॉल डी बोना है, और प्रभावी कारक कौन है इसमें, टी है, और अप्रभावी कौन सा है, स्मॉल डी है। ऐसा करके अपन ने जो है इस F1 पीढ़ी के लक्षण को अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये संकर लंबा होगा। ये क्या है, संकर लंबा या अशुद्ध लंबा अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, F1 पीढ़ी है। फिर F2 पीढ़ी के अंदर अपन ने देखा, और एकल संकर संकरण का जो अनुपात है वो कई बार हमसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो इसके अंदर लक्षण प्रारूप क्या होता है, 3:1 है, और जीनी प्रारूप क्या होता है, 1:2:1 होता है। 3:1 का मतलब है कि ये और ये दो संकर और एक शुद्ध लंबा मिला के 3 पादप तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, लंबे हो जाएंगे, और एक पादप जो है वो क्या होगा, बोना होगा, जिसको अपन शुद्ध बोना पादप कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, शुद्ध बोना पादप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे बात की थी। उसके अलावा देखो यहाँ पे जीनी संरचना, एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है। इस तरह से ये प्रयोग हमने यहाँ पे कर लिया था। अब अपन जो है इससे आगे की बात करेंगे, और यहाँ पे द्विसंकर संकरण की बात करने से पहले अपन जो है प्रभाविता के नियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रभाविता का जो नियम है वो एकल संकर संकरण को रिप्रेजेंट करता है। प्रभाविता का जो नियम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, एकल संकर संकरण को रिप्रेजेंट करता है, कि भाई एकल संकर संकरण के आधार पर ही हम प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। ठीक है, एकल संकर संकरण के जो रिजल्ट्स है वही हमें प्रभाविता के नियम के बारे में बताते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है। और मेंडल के जो नियम है वो 3 नियम है। देखो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, मेंडल के
मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल आनुवंशिकी के नियम। मेंडल आनुवंशिकी के नियम, ये नियम कौन कौन से हैं इसकी बात अपन करेंगे यहाँ पे। मेंडल आनुवंशिकी के जो नियम हैं उनकी बात अपन यहाँ पे करेंगे भी, ठीक है। तो ये नियम कौन कौन से हैं, देखो एक नियम तो आपको कौन सा मिलेगा इसके अंदर, एक नियम तो आपको मिलेगा, सबसे पहला नियम होगा आपके प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम हो जाएगा। दूसरा नियम है आपका पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरा है आपके स्वतंत्र अपविभन का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम। स्वतंत्र अपविभन का नियम, ये तीन नियम है। इनको अपन तो है एक जो है ब्रीफली अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा, प्रभाविता के नियम की अगर आप परिभाषा की बात करो, प्रभाविता का मतलब क्या है, प्रभाविता का नियम भाई हमें भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है, हम क्या किस लिए कर रहे हैं, सारी चीजें प्रभाव छोड़ने के लिए। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रभाव छोड़ने के लिए कर रहा है। अपना प्रभाव, अपना प्रभाव मतलब अपना मान सम्मान, अपनी जीवन शैली। भाई आज हम जो है तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन हम किसके साथ कर रहे हैं, कोई गधों के साथ तो कर नहीं रहे, कोई घोड़ों के साथ कर नहीं रहे, कोई हाथियों के साथ कर नहीं रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं हम कंपटीशन, कंपटीशन जो हमारी मानव प्रजाति है उसी के बीच कंपटीशन कर रहे हैं अपन। कंपटीशन का मतलब क्या, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सीट कौन खाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सीट कौन खाएगा, कोई हाथी आके तो खाएगा नहीं, घोड़ा आके खाएगा नहीं, हमारी सीट कौन खा रहा है, जो हमारा साथी है, जो हमारे साथ बैठा है वही हमारा सीट खा रहा है, ठीक है। तो ये कंपटीशन यानी कि हम प्रभाव छोड़ रहे हैं। अब जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा हम प्रभावी रहेंगे, सफलता उतनी ही हमारे नजदीक होगी। अगर हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे तो हम अप्रभावी कारकों के अंदर शामिल हो जाएंगे। अप्रभावी कारकों के अंदर शामिल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि F1 पीढ़ी के अंदर वही कारक प्रकट होते हैं जो प्रभावी है, जो प्रभावी है, जो अपने लक्षण छोड़ते हैं। और F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वे अप्रभावी कारक होते हैं। यही हमारी प्रभाविता का नियम है, यही क्या है, हमारी प्रभाविता का नियम है। तो प्रभाविता के नियम को आप यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हैं कि भाई प्रभाविता का नियम क्या है। तो यहाँ पे देखो आप, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम को हम कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे आप सीधा सीधा कहेंगे कि F1 पीढ़ी में या वे कारक, जो, या ऐसे आप कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में वे ही कारक प्रकट होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, ठीक है। अप्रभावी कारक F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, अप्रभावी कारक F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। ठीक है, ये बात है आपके प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का जो नियम है मेंडल का, वो यही कहता है कि F1 पीढ़ी के अंदर वे ही कारक आपके जो है प्रकट होंगे, लक्षण प्रकट होंगे, जो क्या होंगे, प्रभावी होंगे।
जो क्या होंगे भी, प्रभावी होंगे। तो यहाँ पे जो पहला नियम है आपका, वो यहाँ से जो है क्लियर हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, पहला नियम जो है आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है भी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप प्रभाविता के नियम को आगे देखेंगे तो प्रभाविता के नियम के अंदर आपको जो है चलिए भाई, तो ये आपका क्या हो गया, प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता के नियम को अगर आप आगे देखेंगे तो प्रभाविता के नियम के दो अपवाद भी मिलते हैं। यहाँ पे प्रभाविता के नियम के क्या मिलते हैं, अपवाद भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पे प्रभाविता के अपवाद को देखेंगे, प्रभाविता के अपवाद, प्रभाविता के अपवाद। अब प्रभाविता के अपवाद, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा गया है कि इसमें से प्रभाविता का अपवाद कौन सा है। तो प्रभाविता के अपवाद के अंदर दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। एक तो होता है आपका अपूर्ण प्रभाविता, क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता होती है, क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता होती है। और एक होती है आपकी सप्रभाविता, एक क्या होती है, सप्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अब इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल कौन सा है, तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर आपने गुल्लबास, जिसको अपन स्नेप ड्रैगन भी कहते हैं, फोरो क्लॉक प्लांट भी कहते हैं, इसको हम चाइना जो प्लांट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है अपूर्ण प्रभाविता देखी गई थी। इसके अंदर जब अपन क्रॉस कराते तो F1PD के अंदर गुलाबी रंग का अलग ही पादप मिल रहा है, जब अपन लाल और सफेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें गुलाबी रंग का अलग ही पादप मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से मुर्गियों के अंदर भी ये चीज देखी गई, जो सप्रभाविता की अपूर्ण प्रभाविता को प्रकट कर रही थी, प्रभाविता के नियम को। क्योंकि हमने जो प्रभावी कारक ले रहे हैं, हम प्रभावी कारक ले रहे हैं, वो प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। तो एक इसका मतलब क्या हुआ, अपवादी हुआ ना ये। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। और सप्रभाविता जो है ह्यूमन ब्लड के अंदर देखी गई। ह्यूमन ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर 3 जीन मिलेगी आपको। किसके अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर आपको 3 जीन मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलती है, मानव ब्लड के अंदर मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह जो है वो किसको दर्शाता है, तो मानव रक्त समूह जो है वो सह प्रभाविता को दर्शाता है। इसके अंदर आपको 3 जीन मिलेगी कि भाई एक तो मिलती है आपको IA, एक मिलती है आपको IB और एक मिलती है आपको IO। ठीक है, ये आपको जो है 3 तरह की जीन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके आधार पर ही तो अपने क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जैसे मान लो कि आपके कहा जाता है कि जो है यदि, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, यदि माता का रक्त समूह, यदि माता का रक्त समूह क्या है, A है, माता का रक्त समूह A है तथा पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह जो है वो क्या है, तो पिता का रक्त समूह जो है आपकी क्या हो जाएगा, यदि पिता का रक्त समूह B है, माता का A है, पिता का रक्त समूह B है, तो उत्पन्न संतान का रक्त समूह होगा, उत्पन्न संतान का रक्त समूह क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखो कि माता का रक्त समूह क्या है, माता का रक्त समूह आपके पास क्या है, माता का रक्त समूह आपके पास A, और पिता का रक्त समूह क्या है, पिता का रक्त समूह है आपके पास B। अब इसको प्रभाविता के नियम के अंतर्गत अपन जब देखते हैं तो इसको कारक जीन के अंदर बांटेंगे, तो इसकी जीन क्या होगी, इसके अंदर IA और IO जीन होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, IB होगी और IO होगी। अब इसके अंदर IA और IB जो है ना, ये क्या है, प्रभावी जीन है, ये क्या है, प्रभावी है। और IO जो है ये प्रभावी नहीं है, ये अप्रभावी है। ठीक है, ये क्या है, अप्रभावी। अब इसको जब आप यहां पे देखेंगे, इसकी एक टेबल बना लेते हैं अपन। ये जो टेबल आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो IA और IB है, इसका जब आप क्रॉस कराएंगे,
इसका जब आप क्रॉस कराएंगे तो ये क्रॉस देखिएगा आप कि इसकी जो क्रॉस अगर होगी तो आई ए के साथ आई बी का जब क्रॉस होगा तो आई ए और आई बी बनेगा। क्या बनेगा? आई ए आई बी। इससे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से आई ए का आई ओ से कराएंगे तो भाई इसमें आई ए और आई ओ होगा। अब यहाँ पे प्रभावी कौन है? ए प्रभावी है, तो रक्त समूह क्या बनेगा? रक्त समूह बनेगा ए। रक्त समूह क्या बनेगा? ए। इसी तरह से इस आई ओ का इस आई बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये क्या होगा? आई बी आई ओ होगा। प्रभावी कौन है? बी है, तो यहाँ पे रक्त समूह क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी बनेगा। इसी तरह से इस आई ओ का इस आई ओ से कराएंगे तो ये क्या बनेगा? आई ओ और आई ओ, इनमें दोनों ही अप्रभावी है, तो ये रक्त समूह क्या होगा? ओ। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास रक्त समूह क्या मिला है? आपके पास रक्त समूह ए बी मिला है, आपके पास रक्त समूह ए मिला है, आपके पास रक्त समूह बी मिला है और आपके पास रक्त समूह ओ भी मिला है। इसका मतलब अगर माता और पिता कोई भी दोनों में ए और बी रक्त समूह है, चाहे भले अपन ने जैसे माता को ए लिखा है ना, यहाँ पे पिता ए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संतान यही होगी। यानी माता और पिता ए और बी रक्त समूह से हैं तो उनके अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनके जो रक्त समूह होंगे वो क्या होंगे? भी संतान के जो रक्त समूह होंगे वो क्या होंगे? संतान के जो रक्त समूह होंगे वो क्या होंगे? तो संतान के रक्त समूह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई संतान के रक्त समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी चारों ही रक्त समूह जो है यहाँ पे मिलने की संभावना रहेगी अगर माता और पिता दोनों ए और बी रक्त समूह से हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो कि भाई ये प्रत्येक रक्त समूह मिलने की चांसेस कितने हैं? कितने जो है यहाँ पे चांसेस है कि ये ए रक्त समूह मिल सकता है या बी रक्त समूह मिलता है या ए बी मिलता है या ओ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रत्येक रक्त समूह के मिलने की संभावना जो है, प्रायिकता जो है वो 25% है। प्रत्येक रक्त समूह के मिलने की प्रायिकता, प्रत्येक रक्त समूह के मिलने की जो प्रायिकता है, मिलने की प्रायिकता 25% है। कितनी है? 25%। 4 पार्ट है तो 400 को 4 करना है भी। प्रतिशत का मतलब मैथ्स तो आपने पढ़ा ही होगा एलडीसी की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं अगर एलडीसी के लिए, तो उसके लिए आपने इतना मैथ्स जरूर पढ़ा होगा कि 4 पार्ट है तो इसको प्रत्येक को कितना मिलेगा? 25% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा अपन ने बात करी है यहाँ पे ये प्रभाविता के नियम के अपवाद की, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। और प्रभाविता का नियम क्या है कि भाई ऐसे लक्षण जो F1PD के अंदर प्रकट होंगे वो प्रभावी होंगे और जो प्रकट नहीं होंगे वो क्या होंगे? अप्रभावी होंगे। ये जो है आपके प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद जो है आगे वाली चीज है उसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। अगला है अपना दूसरा जो नियम आता है। दूसरा नियम आपका क्या आता है? दूसरा नियम आता है आपके पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या आता है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। अब जो पृथक्करण का नियम है ना, ये पृथक्करण का नियम आपसे क्या कह रहा है? तो देखो, पृथक्करण का जो नियम है, पृथक्करण का नियम आपसे कहता है कि जो युग्मक निर्माण हुआ है, जो युग्मकों का निर्माण हुआ है वो युग्मक युग्म विकल्पी जब बना रहे हैं तो युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। भी आपने टी और टी की बात की, टी और टी की बात की या फिर टी और टी की बात की, ये जो युग्मक बन रहे हैं ना, ये
एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। यहाँ पे टी अपना अलग प्रभाव छोड़ेगा, ये टी अपना अलग प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, ये युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि पृथक पृथक रूप से अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी कि युग्मक निर्माण के बाद युग्म विकल्पी मिश्रित नहीं होते हैं, जबकि पृथक पृथक होकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, ये जो है आपका क्या कहलाएगा? दूसरा नियम कहलाएगा पृथक्करण का नियम, जो मेंडल साहब के नियमों के अंतर्गत आता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। ये आपका क्या कहलाएगा? पृथक्करण का नियम कहलाएगा। कि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो कि जो है दो युग्म विकल्पी हुए, साथ में एक साथ हुए, तो वो एक साथ मिलके जो है अपना प्रभाव छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, दो युग्म विकल्पी जो एक साथ है वो अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रभाव को यहाँ पे छोड़ेंगे। कि भाई ऐसे नहीं है कि एक जो बड़ा व्यक्ति है वो बड़ा और एक छोटा, ये दोनों साथ में हो गए और जो है अपने हिसाब से काम करे। ऐसा नहीं है, जो बड़ा है वो बड़े का लक्षण प्रकट करेगा और जो छोटा है वो छोटे का लक्षण प्रकट करेगा। पृथक पृथक रूप से ये रहेंगे। ठीक है, यानी ये अपने लक्षणों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरा नियम हो गया यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है आपके स्वतंत्र अपविवन का नियम। तीसरा कौन सा आता है? स्वतंत्र अपविवन का नियम। स्वतंत्र अपविवन का नियम। तो दो नियमों की हमने बात कर ली। भाई हमने पहला नियम ये देखा कि जो पहली जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? जो है प्रभाविता का नियम कहते हैं। और उसके बाद हमने अलग अलग लक्षणों के अंदर अलग अलग कारक जो है प्रभावी होंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आपके पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब अपन जो है बात करेंगे स्वतंत्र अपविवन के नियम को। चलिए तो बात करते हैं भाई स्वतंत्र अपविवन के नियम की। स्वतंत्र अपविवन का नियम ये कहता है कि जो जोड़े हैं, जो युग्म विकल्पी के जो जोड़े हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रभाव को दर्शाते हैं। अलग अलग दूसरे जोड़ों के साथ एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे मान लो भाई ये लंबाई का जोड़ा है, जैसे ये क्या है? लंबाई का जोड़ा है। ठीक है, ये मान लो जो आकार का जोड़ा है, ये मान लो कलर का जोड़ा है। तो यहाँ पे ये जो जोड़ा है ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, या ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। ये सब स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को
छोड़ते हैं। ये हमारा क्या है, स्वतंत्र अपविवन का नियम है। तो यहाँ पे कहेंगे कि जो जीन के जोड़े हैं वो जीन के जो युग्म विकल्पी है वो अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव को दर्शाते हैं, एक दूसरे जो है युग्म विकल्पी को प्रभावित नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। सीधी सी बात अपन कहेंगे कि जीन के जोड़े जो है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप जो है सीधी सी बात लिख देंगे कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक जीन युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गति करता है। ठीक है, अगली पीढ़ी के अंदर गति करता है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये स्वतंत्र अपविवन का नियम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भी, आपका स्वतंत्र अपविवन का नियम कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है आपके स्वतंत्र अपविवन का नियम हो जाएगा कि इसके अंदर एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित नहीं करता है। अब ये जो स्वतंत्र अपविवन का नियम पड़ा है, इसके आधार पर या हमने जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविवन का नियम, ये द्विसंकर संकरण का परिणाम है। ये किसका परिणाम है, द्विसंकर संकरण का परिणाम है। यहाँ पे अपन बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। किसकी, द्विसंकर संकरण की बात हम यहाँ पे करेंगे, द्विसंकर संकरण। ठीक है, एकल संकर संकरण की बात अपन ने पहले कर ली। एकल संकर संकरण का मतलब है एक ही लक्षण के साथ अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है, एकल संकर संकरण है, और दो लक्षणों के साथ अगर अपन प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है, द्विसंकर संकरण है। ठीक है भाई, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाए इसको। बहुत शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है और अभी तो ये शुरुआत है। आप ये समझिए कि अभी तो क्या है, एक शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे लाइव सेशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर, और अगर आप एलडीसी के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रुके रहिए इस चैनल पर। बहुत सारा कंटेंट जो है आपको एलडीसी के रूप में जनरल साइंस से हो गया या आपका जो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारा जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार है चैनल पर डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे द्विसंकर संकरण की बात करते हैं कि दो लक्षणों को जो है एक साथ जब संकरण कराया जाता है, दो लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कहेंगे दो विपर्यासी लक्षणों के लिए कराया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिएगा द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब अपन जो है दो जो है लक्षण ले लेते हैं। भाई एक तो हमने लिया है जो है आपकी कलर का ले लेते हैं अपन। एक तो ये एक आकार ले लेते हैं। ठीक है, एक तो अपन ले लेते हैं आकार के अंदर अपन ले लेते हैं भाई गोल और
आकार के अपन अंदर ले लेते हैं गोल और जुरीदार, अपन इधर लिख देते हैं। इसको तो अपन ले लेते हैं कलर, यहाँ पे तो अपन ले लेते हैं रंग। रंग के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, रंग के अंदर ले लेते हैं अपन पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा। अब देखो पीला जो है आपका, ऊपर लिखते हैं ना इसको, सारी चीज आ जाएगी यहाँ पे। लक्षण लिया अपन ने, कलर लिया अपन ने, कलर के अंदर क्या है, पीला। एक तो क्या है, पीला। अब पीला जो है ना ये प्रभावी है, पीला क्या है यहाँ पे, प्रभावी है। पीले को अपन लिखेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इधर, ये है हरा। हरा क्या है, अप्रभावी है। हरा क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी है। इसको अपन कहेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसको अपन क्या कहेंगे, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। और आकार के अंदर अपन कहेंगे, आकार जो हो जाएगा हमारा, आकार के लिए आप जो है एक तो गोल हो जाएगा, गोल हमारा क्या होगा, प्रभावी होगा। इसको अपन कहेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। और एक अपन कहेंगे जुरीदार, एक अपन क्या कहेंगे, जुरीदार। जुरीदार को अपन लिख देंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर से। जुरीदार को अपन क्या लिख देंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर से लिख देंगे, ठीक है। तो अब अपन इसका जब क्रॉस कराएंगे, जब अपन इसका क्रॉस कराएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराते हैं, देखिएगा। इसका जब क्रॉस कराएंगे तो अपन क्या लेंगे, गोल और पीला। एक तो अपन ले लेंगे गोल व पीला, गोल व पीला। और इधर ले लेंगे अपन हरा और जुरीदार, हरा और जुरीदार। इसको अपन क्या कर लेंगे, हरा और जुरीदार। अब इसके जो युग्मक बनेंगे वो क्या होंगे, गोल और पीले के लिए अपन कहेंगे राउंडेड और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये हमारा प्रभावी लक्षण हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और इसको अपन कहेंगे आर आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे द्विसंकर संकरण के लिए युग्मक हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब इससे F1PD जब अपन प्रयोग करेंगे ना, F1PD, कि भाई F1PD जो है आपको क्या मिलेगी इसके अंदर, तो F1PD आपको मिलेगी। इसका जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो पीला और गोल, पीला और गोल है तो यहाँ पे देखो आर आर, आर आर, और पीला के लिए क्या हो जाएगा, वाई और वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और हरा और जुरीदार के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसको आप इधर लिखो, जुरीदार को इधर लिखना पड़ेगा अपनों को, ठीक है। जुरीदार इधर क्या हो जाएगा, जुरीदार हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, आपके हरा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे आर, इधर आप लिखेंगे आर आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये होगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है F1PD को देखिए। अब आप जो है F1PD के अंदर इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या युग्मक बनेगा, तो यहाँ पे जो युग्मक बनेगा वो होगा आपकी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हमारी क्या होगी, F1PD होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, F1PD हो जाएगी। कि यहाँ पे F1PD के अंदर जो हमें युग्मक मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हमारा F1PD के अंदर जो है आपका युग्मक मिल जाएगा। और F1PD के अंदर जो है आपके इनका मिक्स रूप मिलेगा। अब अपन F2PD की बात करते हैं कि इसके अंदर F2PD जो लेंगे अपन, तो F2PD के लिए अपन क्या करेंगे, तो F2PD देखिए, F2PD प्राप्त करने के लिए अपन क्या कराते हैं, F1PD का स्वपरागण कराएंगे। F1PD का क्या कराएंगे, स्वपरागण। F1PD का स्वपरागण, F1PD का स्वपरागण,
F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई F1 पीढ़ी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, F1 गुणा F1। अब F1 के अंदर आपको क्या मिला है, F1 के अंदर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, इसको अपन क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो आप क्या करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इसके युग्मकों को देखिए आप यहाँ पे, इसके युग्मक क्या क्या बनेंगे, इसके युग्मक जो जो बनेंगे उसके आधार पर हम F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे, उसके आधार पर अपन किसको प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। तो अब आप देखो इसके युग्मक क्या बनेंगे भाई, इसके युग्मक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके युग्मक क्या क्या बनेंगे, और इसके युग्मक भी सेम ही बनेंगे भाई, इसके जो बनेंगे वही युग्मक इसके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके युग्मक क्या बनेंगे भाई, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये है चार चार युग्मक इसके बनेंगे। देखो कैपिटल Y किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल Y किसके साथ आ जाएगा भाई, कैपिटल Y और कैपिटल R, कैपिटल Y किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल R के साथ आ जाएगा, कैपिटल Y किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल R, फिर कैपिटल Y किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल r के साथ, किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल r के साथ। फिर स्मॉल y को ले लो, स्मॉल y किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल R के साथ, और स्मॉल y किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल r के साथ, किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल r के साथ। ऐसे कैसे, इधर देखो ये y किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल R के साथ। ठीक है, ये y किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल r के साथ, ये y किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल y कैपिटल R, फिर स्मॉल y स्मॉल r के साथ आ जाएगा। ये हमारे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और जो हम 16 पादप F2 पीढ़ी के अंदर प्राप्त करते हैं वो इसी के माध्यम से अपनों को मिलेंगे, इसी के माध्यम से अपनों को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो आप इनको लिख लो, क्योंकि हम जब अनुपात निकालेंगे ना आगे, उसके अंदर हमें ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सा पादप है। अब कैपिटल Y को हमने क्या कहा है भाई, Y को हमने क्या कहा है, Y हमारा क्या है, पीला है, Y हमारा क्या है, पीला है। स्मॉल y हमारा क्या है, हरा है, स्मॉल y क्या है, हरा है, और कैपिटल R क्या है, गोल है, और स्मॉल r क्या है, जुरीदार है, स्मॉल r क्या है, जुरीदार है। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लोगे तो कैपिटल Y और कैपिटल R, इसको क्या लिखोगे, पीला और गोल। ये क्या है, पीला और गोल पादप है, पीला और गोल है। कैपिटल Y है, स्मॉल r है, यानी कैपिटल Y का मतलब हो गया कि ये पीला है, पीला है लेकिन कैसा है, जुरीदार है, पीला है लेकिन कैसा है, जुरीदार है। ठीक है, उसके बाद देखो स्मॉल y है, स्मॉल y है, कैपिटल R है, यानी हरा और गोल है। ये कैसा है, हरा है और गोल है, हरा है और गोल है। और स्मॉल y स्मॉल r मतलब हरा और जुरीदार, हरा और जुरीदार। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्विसंकर संकरण प्रयोग है ना, उसके अंदर प्रभावी कारक कौन सा है, तो ये पीला और गोल प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी कारक होता है आपका, ये क्या होता है, अप्रभावी कारक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका यहाँ पे F2 पीढ़ी के लिए बन जाता है। ठीक है, अब अपन जो है बात करते हैं F2 पीढ़ी के लिए जो टेबल बनती है, उस टेबल की बात अपन यहाँ पे करते हैं। टोटल 16 लक्षण अपनों को मिलेंगे यहाँ पे। कितने लक्षण मिलेंगे भाई, 16 लक्षण अपनों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक टेबल ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी कम कर देते अपन इसको, देखिएगा।
चलिए भाई, अब अपन बात करते हैं इसकी जो हमारे लक्षण मिले। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे देखा है भाई वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इन चीजों को आप यहाँ पे नोट डाउन करो भाई, इन चीजों को आप यहाँ पे नोट डाउन करो कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई 5 बन गए ना, 5 नहीं बनाने थे अपनों को, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपन, इसमें भी 5 बना लेते हैं अपन, ठीक है, इसमें भी अपन क्या कर लेते हैं 5 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, ठीक है, यहाँ पे अपन जो है इनको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इनको कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सेम चीज इधर लिख दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया। एक को अपन छोड़ देते हैं उधर, ठीक है, इसको अपन साफ कर देते हैं, देखिए इसको अपन क्या कर देते हैं इधर से साफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अब इसका गुणा कर दो आप, अब बिल्कुल जो है ये पूरा फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। देखो इसके साथ इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, इसके नीचे अपनों को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो पादप होगा ना ये कैसा होगा, देखो ये पादप कैसा होगा भी, ये कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला, राउंडेड का मतलब क्या है, गोल है, कैपिटल आर का मतलब क्या है, गोल है, तो पीला और गोल हो गया। इसके बाद देखो इस वाई का इसके साथ, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके अंदर देखो कैपिटल वाई तो पीला है, कैपिटल वाई क्या है, पीला है, ठीक है, ये पीला हो गया, और इसके अंदर प्रभावी कौन है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर प्रभावी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गोल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये गोल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों हो गए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या हो गया भाई, कैपिटल वाई का मतलब पीला हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, गोल हो गया, गोल हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, गोल हो जाएगा। उसके बाद देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, फिर से पीला हो गया और ये क्या हो गया, गोल हो गया, क्या हो गया, पीला और गोल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको लो, ये क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया, पीला, कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, गोल हो गया, तो ये भी पीला और गोल हो गया आपके, ये भी क्या हो गया, पीला और गोल हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका पीला है और गोल है, क्या है, पीला है और गोल है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद देखना आप इसके अंदर कैपिटल वाई है स्मॉल आर है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई और यहाँ पे इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या होगा आपका, पीला और गोल होगा, ये भी क्या होगा, पीला और गोल हो गया, ये पीला और गोल हो गया। उसके बाद कैपिटल वाई, ये क्या है, कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, इधर स्मॉल आर है स्मॉल आर है,
स्मॉल आर, ये क्या हो गया आपका पीला, ये क्या हो गया आपका पीला, और आर है तो ये क्या हो गया जुरीदार हो गया, ये क्या हो गया जुरीदार हो गया, ये क्या हो गया जुरीदार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये जुर्रीदार हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कैपिटल वाई, ये वाला कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, और ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। ठीक है, ये भी कैपिटल, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर, और ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, ये पीला और क्या हो गया गोल हो गया, ये पीला और गोल हो गया आपके। ठीक है, उसके बाद देखो इस स्मॉल वाई के साथ कौन है कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, और कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये भी क्या है आपका पीला है और गोल है, क्या है पीला है और गोल है। ठीक है, पीला और गोल हो गया। उसके बाद देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, और क्या है कैपिटल आर, स्मॉल वाई को अपन क्या कहते हैं, स्मॉल वाई पीला और हरा है, इसके साथ क्या है हरा है, तो ये हो गया आपका हरा, ये हो गया गोल, हरा और गोल हो जाएगा, हरा और गोल हो जाएगा। उसके बाद देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका मतलब हरा और गोल हो जाएगा, ये भी क्या होगा हरा और गोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्मॉल वाई स्मॉल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही बनेगा भाई। ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों बड़े हैं, तो ये क्या हो गया पीला, ये क्या हो गया पीला, और ये क्या हो गया गोल, ये क्या हो गया गोल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे छोटा है दोनों, इधर बड़ा है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, इधर आर छोटा है, ये भी आर छोटा है, यानी ये पीला और क्या है जुरीदार है, पीला और जुरीदार, पीला और जुरीदार है, पीला और जुरीदार। ये क्या है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, और यहां से आर और आर, ये आर और आर, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका हरा और गोल, क्या हो गया हरा और गोल। अब आप देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, यानी हरा और जुरीदार, ये क्या होगा हरा और जुरीदार, हरा और जुरीदार। अब इसके अंदर हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने हैं, हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे फिनोटाइप, F2PD का फिनोटाइप, F2PD का क्या लिखना है हमें फिनोटाइप लिखना है, F2PD, F2PD के अंदर फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप लिखना है अपनों को, क्या लिखना है लक्षण प्रारूप लिखना है। अब लक्षण प्रारूप के अंदर आप देखो, लक्षण प्रारूप के अंदर आप देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पादप है पीला और गोल, पीला और गोल 1, पीला और गोल 2, पीला और गोल 3, पीला और गोल 4, पीला और गोल 5, पीला और गोल 6, पीला और गोल 7, पीला और गोल 8, पीला और गोल 9, पीला और गोल कितना हो गया यहाँ पे 9, पीला और गोल कितने हो गए भाई 9 हो गए। ठीक है, पीला और गोल कितने हो गए आपके पास 9 हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया हरा और गोल, हरा और गोल कितना है 1 है आपके पास, हरा और गोल कितना है 1 है, हरा और गोल 1, हरा और गोल 2, हरा और गोल आपके पास मिलेगा 3। ठीक है, हरा और गोल कितने मिल गए 3। उसके बाद पीले और जुर्रीदार, पीले और जुर्रीदार, पीला और जुर्रीदार आपको मिल गया यहाँ पे 1, पीला और जुर्रीदार आपको कितना मिल गया यहाँ पे, ये पीला और जुर्रीदार 1, पीला और जुर्रीदार 2, और पीला और जुर्रीदार 1 आपको और मिलेगा, पीला और जुर्रीदार, पीला और जुर्रीदार आपको 1 और मिलेगा। ये एक पीला और गोल नहीं होगा भाई, ये आपको मिलेगा यहाँ पे स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई कैपिटल आर। अच्छा ये तो सही था, पीला और गोल ही होगा, ये तो क्या होगा पीला और गोल ही होगा,
पीला और गोल ही होगा, लेकिन ये वाला अपना जो है यहाँ पे ये पीला नहीं है बी, ये पीला और गोल, ठीक है, पीला और गोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीला और गोल, 8 और 9, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा हरा और जुरीदार, एक क्या मिल जाएगा, हरा और जुरीदार। तो फाइनली आपको जो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1, क्या मिल जाएगा, 9:3:3:1 आपको ये क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर जो है हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया है, आनुवंशिकता को हमने पढ़ा है, यहाँ पे वंशागति को पढ़ा है, ये पहले पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ लिया था इसको, ठीक है। उसके बाद जो है आज की बात अगर अपन करें तो आज की बात जो है हमने यहाँ से खत्म की है, शुरुआत की है आज की बात का। यहाँ पे मेंडल के आनुवंशिकी के जो नियम है, इनके नियमों की बात अपन ने यहाँ से करी है कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। प्रभाविता के नियम के अंदर अपन ने बात करी कि जो पहले लक्षण प्रकट होते हैं उनको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, और जो अलग अलग रूप से दर्शाते अपने लक्षण, वो पृथक्करण का नियम होगा, और जो जोड़े हैं वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी के अंदर गमन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। इसके बाद हमने जो है बात करी है प्रभाविता के नियम की हो गई, प्रभाविता के अपवाद की बात हो गई, उसके बाद हमने बात करी पृथक्करण के नियम की, और उसके बाद स्वतंत्र अपव्यय की, और उसके बाद जो है हमने द्विसंकर संकरण की बात यहाँ पे करी है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आनुवंशिकता से रिलेटेड हो जाती है। तो यहाँ से आज के लिए जो है अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो पार्ट है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहे हमारे साथ आने वाली लाइव सेशंस के लिए। धन्यवाद।